जय हिंद। मैं सुनील यादव। संघ लोक सेवा आयोग दैट इज़ यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसका पूरा कंप्लीट नाम है। संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसके बारे में संविधान में दिया है। कहाँ पर दिया हुआ है? भाग क्रमांक 14 में दिया, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक इसके बारे में दिया हुआ है। इसी तरह से राज्य लोक सेवा आयोग भी होते हैं, उनके बारे में प्रावधान यहीं पर दिया हुआ है, यानी कि दोनों के बारे में दिया, संघ प्लस राज्य के बारे में। यहाँ हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ रहे हैं। उनके अध्यक्ष के बारे में देख लेते हैं। वर्तमान में प्रदीप कुमार जोशी जी अध्यक्ष हैं। बैकग्राउंड के बारे में यदि हम बात कर लें तो इतिहास में इसकी मांग नेशनल मूवमेंट के दौरान वो उठी थी कि भारत में ही भर्ती हो, क्योंकि इसकी परीक्षा उस समय इंग्लैंड में हुआ करती थी। इसके पश्चात में हम देखेंगे कि इसकी भर्ती की प्रक्रिया जो है उसकी शुरुआत होती है भारत में। 1924 में एक कमीशन बनता है, उसका नाम था ली कमीशन। ली कमीशन ने रिकमेंडेशन दी कि हाँ, संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की जानी चाहिए, जो कि केंद्रीय स्तर पर सिविल सर्वेंट्स की भर्ती करेगा। यही वजह कि अक्टूबर 1926 में सबसे पहली बार हम देखते हैं पहले लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। आज़ादी के पश्चात में यदि हम बात करें तो 26 अक्टूबर 1950 को इसका पुनर्गठन किया गया। पुरानी जैसे फॉर एग्जांपल की इंडियन सिविल सर्विसेज कहलाती थी, तो उसको अखिल भारतीय सेवाएं के अंतर्गत शामिल किया गया और आईएएस जैसा नाम उनको प्रदान किया गया। साहब जी, इस आयोग को क्यों बनाया गया है और ये किस तरह से काम करता है, तो यदि इसके बारे में हम देखें कि इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, तो इसका मतलब यही होता है कि वेतन भत्ते, सेवा शर्तों इत्यादि मामले में फ्री हैंड होकर काम कर सकें, एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में ये काम कर सकें, ताकि ऐसे सिविल सर्वेंट को भर्ती कर सकें जो काफ़ी योग्य हों और देश की पूरी संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था को संभाल सकें। आयोग जो होता है उसमें 10 प्लस 1 मेंबर होते हैं, यानी टोटल 11 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, बाकी 10 अन्य सदस्य होते हैं। 10 सदस्यों में से भी यदि हम बात करें तो आधे जो सदस्य होते हैं, उन आधे सदस्यों की पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं शासकीय सेवाओं में से होनी चाहिए, ताकि उन्हें कम से कम 10 वर्षों का अनुभव हो, यानी कि 10 साल का एक्सपीरियंस होगा, तभी कोई व्यक्ति इसका मेंबर बन सकता है, अदरवाइज नहीं बन सकता है। कार्यावधि के बारे में बात करें तो 6 वर्ष और 65 की एज होती है। इनमें से जो भी पहले हो जाएगा उस दौरान में ये रिटायर हो जाने वाले हैं। 6-65 इनका टोटल कार्यकाल कहलाता है। हालांकि चाहे ये तो उसके पहले भी अपना रिज़ाइन के माध्यम से पद से मुक्त हो सकते हैं। यह अपना रिज़ाइन राष्ट्रपति को ही देते हैं। रीज़न यह है कि इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही की जाती है और राष्ट्रपति ही चाहे तो इनको सस्पेंड भी कर सकते हैं। संवैधानिक उपबंधों के बारे में यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान के भाग क्रमांक 14 में आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक संघ और राज्य लोक सेवा आयोग दोनों के बारे में ही दिया है। सभी आर्टिकल आपके लिए याद रख पाना थोड़ी सा मुश्किल होगा, परंतु मैं ये कहना चाहूँगा कि इनमें से कुछ प्रमुख जो आर्टिकल हैं आप उनको याद रखिए। कौन कौन से? 3 आर्टिकल में बोलना चाहूँगा आपसे। सबसे पहला आर्टिकल 315, संघ और राज्य दोनों के लिए ही लोक सेवा आयोग की स्थापना संबंधी प्रावधान कहाँ पर दिया है? यहाँ दिया हुआ है। 316 में दिया है सदस्यों की नियुक्ति पदावधि। ठीक है, जनरली देख लो, आगे बढ़ सकते हैं। सीधे आप आ सकते हैं 320 में। आर्टिकल 320 बताता है संघ लोक सेवा आयोग के कृत्य और राज्य लोक सेवा आयोग के कर्त्य, यानी कि कार्यों के बारे में बताया गया है। सिंपल क्वेश्चन आने वाला है या सीधा क्वेश्चन रहेगा, लोक सेवा आयोग के कार्य किस आर्टिकल में दिए हैं भारतीय संविधान में? क्या लगाओगे आप आंसर? आर्टिकल 320 में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो 3 आर्टिकल मैंने आपसे कहे हैं, 1, 2, 3। ये 3 आर्टिकल को आप याद रखिएगा। यदि आप कम से कम भी याद रखना चाहते हैं, पूरे आर्टिकल आप याद रख लें तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बेहतर होगा वो आपके लिए। आर्टिकल 323 भी यदि आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट्स, ये अपनी रिपोर्ट्स राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति महोदय इनकी रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाते हैं। इस पॉइंट को थोड़ी सा याद रखिए। तो रिपोर्ट सबसे लास्ट वाले पॉइंट पे दी हुई है। 315, 316, 320 और 323 हमने देख लिया। संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्या होते हैं साहब जी, और राज्य लोक सेवा आयोग के? सीधी सी बात है कि लोक सेवा के लिए योग्य प्रत्याशियों का चयन करना, इसके लिए विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन करवाना। फॉर एग्जांपल सिविल सेवा, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा, भारतीय वन सेवा, इंजीनियरिंग सेवा, इस प्रकार की सेवाएं होती हैं जिनको यह आयोजित करवाते हैं। यदि हम स्पेशली देखना चाहें कि आयोग के कार्य क्या हैं, तो आर्टिकल 320 में दिया हुआ आयोग के कार्य एक लाइन पर हम देख सकते हैं। सेवाओं में नियुक्ति हेतु परीक्षा का आयोजन कराना, साक्षात्कार कराना, प्रतिनियुक्ति प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन के माध्यम से अधिकारियों की नियुक्ति करना, विभिन्न सेवाओं और पदों के लिए भर्ती नियमों को तैयार करना, उनमें संशोधन करना, विभिन्न सिविल सेवाओं से संबंधित अनुशासनात्मक जो मामले होते हैं उन्हें भी देखना। इसके साथ ही इनका एक कार्य और भी होता है कि यदि भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को कोई सा भी मामला दिया जाएगा कि साहब आप इसमें अपनी सिफारिशें, सलाह वगैरह दीजिए, तो इस मामले पर वह सरकार को अपने परामर्श भी देते हैं। लोक सेवा आयोग ने 1975 में एक समिति नियुक्त की थी जिसके सभापति डॉक्टर कोठारी थे। कोठारी समिति के नाम से भी इनको जाना जाता है। इस समिति ने सिफारिश दी थी जिसे 1979 में लागू किया गया।
सिफारिशें क्या थीं? पहले एग्ज़ाम केवल इंग्लिश लैंग्वेज में ही हुआ करता था, डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम हुआ करता था। इसमें चेंज लाने की बात कही कि ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम लिया जाना चाहिए, विभिन्न माध्यमों में भी लिया जाना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के लिए समिति बनती। तो इसकी शुरुआत 1975 के दौर से हम देखते हैं। 1988 में एक सतीश चंद्र कमेटी बनती है साहब जी। इस समिति ने भी अपनी रिपोर्ट दी और इसमें क्या बताया गया उन्होंने कि प्रतियोगी परीक्षाओं में चिकित्सा और इंजीनियरिंग जो सर्विसेज हैं उनको भी शामिल किया जाए। साथ ही साथ मेंस के एग्ज़ाम में एक निबंध का पेपर भी लिया जाना चाहिए और उसके अंकों के बारे में उन्होंने सिफारिश दी थी। हालांकि इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इन्हीं की सिफारिशों को 1993 में लागू किया गया और आज भी यही पैटर्न चल रहा है। तो ये थोड़ी सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको देख सकते हैं। 2011 में हम यदि देखें तो सिविल सर्विसेज जो हैं उनमें पुनः सुधार किया गया है या बदलाव लाया गया है। सी सेट की व्यवस्था लाई गई है 2011 से सेंट्रल के लेवल पर। यदि एमपीपीएससी के लेवल्स के बारे में हम बात करने वाले हैं तो 2012 के बाद से यह आया हुआ है। ठीक है, सी सेट क्या था? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट करके कहलाता है। प्रीलिम्स के माध्यम से एक सेकंड पेपर को जोड़ा गया जो कि पहले कंपलसरी हुआ करता था, यानी उसके मार्क्स जुड़ते थे। हालांकि 2015 से इसको चेंज कर दिया गया और उसको क्वालिफाइंग प्रवृत्ति का बना दिया गया है। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, साथ ही अभिप्रेषण क्षमता इत्यादि संबंधित क्वेश्चन होते हैं, ताकि जो अभ्यर्थी होता है उसकी रुचि, उसके वे ऑफ थिंकिंग, उसके लॉजिकल जो रीजनिंग पैटर्न है, उन सभी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से देखा जा सके, चेक किया जा सके। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों के बारे में एक नज़र आप देख सकते हैं। सबसे पहले जब 1926 में ये बना तब इसके अध्यक्ष बने थे सर रोज बेकर बने थे, ये पहले इसके अध्यक्ष कहलाते हैं। लेकिन यदि हम बात करें कि स्वतंत्र भारत में पहले अध्यक्ष कौन बने थे तो एच कृपलानी जी बने थे, या एच के कृपलानी जी बने हुए थे। ये पहले अध्यक्ष कहलाते हैं। 1 अप्रैल 1947 से 13 जनवरी 1949 तक इनका कार्यकाल रहता है, यानी कि जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय अध्यक्ष का नाम पूछा जाएगा, तो आप ये थोड़ी सा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसमें यह भी पूछा जाता है कि पहली महिला अध्यक्षा कौन बनी थी? रोज मिलियन मैथ्यू। कब की बात है? 1992 से लेकर 1996 तक उनका कार्यकाल था, तो यह पहली महिला अध्यक्षा रही हैं। वर्तमान में कौन है? तो प्रदीप कुमार जोशी जी हैं, जिनके बारे में हम देख चुके हैं। संघ लोक सेवा आयोग हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, इसके सदस्यों के बारे में कुछ शर्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य है, तो एक बार उनका कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात में वह पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात हो केवल और केवल अध्यक्ष ही बन सकते हैं। तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। या फिर वो किसी राज्य लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष बन सकते हैं, तो यह प्रावधान होता है, यानी कि सदस्य पद से हटने के पश्चात में संघ लोक सेवा आयोग का कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर ही डायरेक्शन में जाएगा। यदि वह सदस्य है तो अध्यक्ष पद पर जाएगा, चाहे वो अब संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने, चाहे वो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बने, उनको अध्यक्ष पद पर ही जाना पड़ेगा। जबकि जो व्यक्ति अध्यक्ष पद से रिटायर हुआ है वह पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं होता। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। साथ ही साथ यह भी पॉइंट याद रखिएगा कि एक बार इस पद से रिटायर होने के पश्चात में भारत सरकार के अधीन किसी भी शासकीय पद पर वह कार्य नहीं कर सकते हैं साहब, तो उनका कर्मचारी वो नहीं हो सकते। इस पॉइंट को याद रखिएगा। इसमें विद्यार्थियों को कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में, उसको भी समझ लीजिए। जो राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य है, ठीक, वह उसी राज्य में अध्यक्ष बन सकता है उस लोक सेवा आयोग का। एक पॉइंट ये याद रखें। पॉइंट नंबर 2, चाहे तो वो अन्य राज्य में भी लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण बिंदु वहाँ पर निकल कर आता है। चाहे तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो व्यक्ति होते हैं वह केंद्र में जो संघ लोक सेवा आयोग है वहाँ पर सदस्य भी बन सकते हैं और अध्यक्ष भी बन सकते हैं। ये मामला भी थोड़ा सा चर्चा में रहा है। उसकी वजह है कि प्रदीप कुमार जोशी जी, उनका काफ़ी लंबा कार्यकाल रहा है। इसके पूर्व वो मैंने जैसा कि आपको बताया कि एमपीपीएससी में भी रहे हैं, यूपी वगैरह में, छत्तीसगढ़ वगैरह में है, उनके बारे में देखते हैं। तो ये पॉइंट को थोड़ा सा याद रखिएगा। उनकी नियुक्ति में यह पूरा का पूरा सिद्धांत लागू होता है, तो शायद इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। एक प्रश्न आता है संघ लोक सेवा आयोग में कि जो संघ लोक सेवा आयोग है वह मेरिट पद्धति का प्रहरी होता है या प्रहरी उसे होना चाहिए, ऐसा करके क्वेश्चन आता है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि संघ लोक सेवा आयोग 2 प्रकार के काम करने वाला है साहब जी। जो भी सिविल सर्वेंट्स होने वाले हैं उनके, पहला पॉइंट तो आपने उनकी नियुक्ति देख लिया, ठीक। उसके पश्चात में उनकी पदोन्नति यानी कि प्रमोशन की बात, यह काम वो देखने वाले हैं। साथ ही साथ
इनसे संबंधित कोई मामला हो, अनुशासनात्मक कोई विषय हो, उस पर कोई कार्यवाही वगैरह हो, तो उन विषयों को भी यह देखते हैं। साथ ही साथ वह जो केंद्रीय स्तर की सेवाएं होती हैं उन पर भी इन्हीं चीज़ों को वह देखते हैं, साथ ही साथ भारत सरकार को सलाह नहीं देते हैं। तो मेरिट पद्धति का प्रहरी यही कहलाता है कि नियुक्ति, पदोन्नति, अनुशासनात्मक जो मामले उन पर सरकार को सलाह देना। क्या नहीं कहलाता, इस बात को भी आप समझ लीजिए। सेवाओं का वर्गीकरण, सेवाओं का वर्गीकरण यानी कि कैटेगराइज करना, कौन सी सेवा किस कैटेगरी में आएगी। वेतन संबंधी कोई मामला हो, कैडर का मैनेजमेंट करना हो साहब कि इसका कैडर उठाकर कैसे क्या चेंज किया जाए, ट्रेनिंग संबंधी कोई मामला हो, ये सब काम वो नहीं करते हैं। कौन? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ये काम नहीं करते हैं। तो जब वो ये काम नहीं करते तो यह काम कौन करता है? तो ध्यान देने वाली बात है कि जो कार्मिक मंत्रालय होता है, कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग होता है, वह देखता है। विभाग इसी मंत्रालय के अधीन आता है, इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो सीधी सी बात यही है कि यूपीएससी का जो काम होने वाला है वो यहाँ तक सीमित है, जो आपको पॉइंट बताए गए, ये वाले काम वह नहीं करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही मेरिट पद्धति का प्रहरी कहलाता है। वैसे ही मेरिट के आधार पर ही चयन होता है, आपको पता है किस व्यक्ति को नियुक्त किया जाना है, साथ ही साथ उनके पदों को देखना। तो इस क्वेश्चन को कभी को उठाकर शायद पूछ दे, हालांकि आया तो नहीं ऐसा डायरेक्टली क्वेश्चन, फिर भी एक नज़र आपने उस पर मार ली। एक बिंदु और भी आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि यूपीएससी का जो कार्य है वह सलाहकार पद्धति का होता है। यह क्या होता है? सलाहकार पद्धति को अगर बहुत ही सिंपल वे में कहा जाए, यूपीएससी जिनका भी चयन करता है उन व्यक्तियों के बारे में सरकार को वह रिकमेंड करता है कि इस व्यक्ति को साहब आईएएस अलॉट कर दीजिए, इनको आईपीएस अलॉट कर दीजिए। यह रिकमेंडेशन वह सरकार को देता है। सरकार चाहे तो उनकी सलाह को मान भी सकती है और चाहे तो वह नकार भी सकती है, इस बात को याद रखिएगा। यही वजह है कि इसको सलाहकार पद्धति का कहा गया है। यदि सरकार उनकी सलाह को नकारती है तो उनको सिर्फ इतना बताना पड़ता है सदन में या संसद में कि साहब उन्होंने ऐसा किस कारण से किया हुआ है, और यहीं पर उनकी भूमिका समाप्त हो जाती है। इसका मतलब सीधी सी बात यह है कि आईएएस के पद पर यूपीएससी ने किसी व्यक्ति को चयनित किया है, संभव है कि सरकार उनकी सलाह को माने अथवा ना माने। हालांकि 99.99% यही चांसेस होते हैं कि सरकार उनकी सलाह को मान लेती है। तो ये था यूपीएससी संबंधित प्रमुख प्रावधान जो हमने देखा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू। जय हिंद।